7 दिसंबर 1941 ये दूसरे विश्व युद्ध का रुख मोड़ने वाली अहम तारीख है। इसी दिन जापान ने हवाई में अमेरिकी सैन्य बेड़े पर्ल हार्बर पर बम बरसाकर युद्ध को परमाणु युग में धकेल दिया था। 15 नवंबर 2022 ये तारीख वो है जो तीसरा विश्व युद्ध शुरू करा सकती है। इसी तारीख को पोलैंड पर पर्ल हार्बर जैसा चौंका देने वाला हमला हुआ। मिसाइल पोलैंड में गिरी तो विश्व युद्ध का अलार्म बज गया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी आशंका की जमीन को यह कहकर तपा दिया कि पोलैंड पर गिरी मिसाइल यूक्रेन की नहीं है। तो क्या पोलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में पर्ल हार्बर की भूमिका निभाने जा रहा है या फिर यह प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का मिशन पर्ल हार्बर है? देखिए पूरा विस्तार हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 100 धमाके, रणभीषण और महायुद्ध का सायरन। दुनिया पर वर्ल्ड वॉर के बादल, इसने की बारूदी पहल। नेटो कंट्री पर टूटा कहर, पोलैंड बनेगा पर्ल हार्बर। दिसंबर 1948 पर्ल हार्बर। आठ दशक पहले ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी इस वक्त है। फर्क सिर्फ ये था कि उस वक्त वॉशिंगटन में जापानी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर समझौते के लिए वार्ता चल रही थी और प्रशांत महासागर में अमेरिका के नेवल बेस पर खामोश खड़े जंगी बेड़ों को जापानी फाइटर जेट्स ने तबाह कर दिया। ये तबाही इतनी बड़ी थी कि ना चाहते हुए भी अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करनी ही पड़ी और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जापान पर 2 न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। पंद्रह नवंबर 2022 ईस्टर्न पोलैंड। 8 दशक बाद फिर वही हालात बने। इंडोनेशिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की बैठक शुरू हुई। मुख्य मुद्दा रूस ताइवान के बीच जंगी हालातों को काबू में करने पर महामंथन शुरू हुआ। शांति स्थापना के लिए एक तरह से वैश्विक पहल हुई, लेकिन इसी बीच नेटो के सदस्य देश पोलैंड तक एक रशियन मिसाइल पहुंची। हालांकि जो मिसाइल गिरी वो एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल है जिसे यूक्रेन भी इस्तेमाल करता है, लेकिन सबने अपनी नजरें रूस पर ततेरनी शुरू कर दी। तो क्या वाकई पोलैंड वर्ल्ड वॉर 3 में पर्ल हार्बर की भूमिका में है? क्या रूसी अटैक के बीच जानबूझकर पोलैंड पर मिसाइल गिराई गई, या फिर क्या रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने ही पोलैंड का इस्तेमाल किया है? जाहिर है पोलैंड पर गिरी मिसाइल के बाद विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दुनिया में ऐसे कई सवाल खड़े हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। लेकिन धीरे धीरे रणनीति की बुनियाद पर यह तस्वीर साफ हो रही है। अचानक एक्शन के बीच महाविनाश से अभी बचने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस तरह के हालात बनाने की जिम्मेदारी भी तय हो रही है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही संदेह के घेरे में है और अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी कटघरे में खड़े कर दिए गए। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इससे पहले स्थिति के मुताबिक समझिए। G20 सम्मेलन के बीच रूस ने 100 मिसाइल यूक्रेन पर दागी। यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से 70 मिसाइल्स गिरा दी। यूक्रेन की तरफ से किन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ ये नहीं बताया गया। हालांकि यूक्रेन के पास अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा रूस का S-300 भी है और पोलैंड पर गिरी एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल S-300 सिस्टम से दागी गई थी
पोलैंड ने इस घटना की जानकारी नेटो को दी और इसके बाद ही प्राइमरी तौर पर रूस को जिम्मेदार माना गया। लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। यूक्रेन के दावे को नकारते हुए ज़ेलेंस्की को भी महाविनाशक युद्ध के लिए उकसाने का जिम्मेदार माना जाने लगा। लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी रूस को जिम्मेदार ठहराने से पीछे नहीं हट रहे। मुझे कोई संदेह नहीं कि ये हमारी मिसाइल नहीं थी। मेरा मानना है कि मंगलवार का विस्फोट एक रूसी मिसाइल के कारण हुआ था और ये निष्कर्ष यूक्रेन की सेना की रिपोर्ट के आधार पर निकाला गया है। लेकिन व्हाइट हाउस ज़ेलेंस्की के बयान से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता, जिसका सबूत है प्रेसिडेंट बाइडेन का वो बयान जिसमें उन्होंने पोलैंड पर गिरी मिसाइल के मामले में रूस को क्लीन चिट दे दी। लेकिन जल्द ही G7 और नेटो कंट्रीज के बीच बैठक करने के बाद हालातों का विश्लेषण करके रूस का दोबारा घेराव किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की के बयान पर हालांकि सहमति नहीं थी, लेकिन जिम्मेदार रूस को ही ठहराया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक पोलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विरोधाभासी हो। 15 नवंबर को पोलैंड में मिसाइल विस्फोट यूक्रेन की वजह से हुआ था, लेकिन यूक्रेन की आड़ में नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ हर धमाके का जिम्मेदार अंत में रूस ही है। यानी एक तरह से अमेरिका का बयान रूस पर यू टर्न है, और यही यू टर्न सबसे बड़ा संकेत है कि यूक्रेन रूस के बीच जंग में धीरे धीरे नेटो की एंट्री होती जा रही है। तो क्या अमेरिका और नेटो कंट्रीज इस जंग में अब डायरेक्ट एंट्री की तैयारी कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की को कटघरे में खड़ा करने के बाद भी रूस के खिलाफ अदावत के बहाने रूस के खिलाफ जंग होगी? इन सवालों का जवाब नेटो जनरल सेक्रेटरी से मिलता है। जेंस स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक यूक्रेन का एयर डिफेंस रशियन मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे पोलैंड में मिसाइल गिर सकती है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये यूक्रेन की गलती नहीं है, बल्कि इसकी पूरी जिम्मेदारी रूस की है। उसने ही यूक्रेन के खिलाफ अवैध युद्ध जारी रखा है। जाहिर है, पारंपरिक अदावत की बिसात पर रूस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए रूस को खतरा बताने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन यह भी तय है कि पोलैंड घटना के बाद सीधे जंग में उतरने पर अब संशय है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर नेटो और यूरोपियन देशों ने पोलैंड में गिरी रशियन मिसाइल के मुद्दे पर यूक्रेन को कटघरे में खड़ा किया है। ये जताने की कोशिश की है कि ज़ेलेंस्की पोलैंड को थर्ड वर्ल्ड वॉर का पर्ल हार्बर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के बयान पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की त्योरियां चढ़ गईं। पोलैंड पर गिरी मिसाइल पर ज़ेलेंस्की के बयान को हंगरी ने गैर जिम्मेदाराना बताया। इसके अलावा कई देशों ने जंग में उतरने के बजाय सिर्फ रूस के खिलाफ एक्शन प्लान को विस्तार दिया। इसका सबूत है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कटघरे में खड़ा करने के बाद हुई तैयारी। पोलैंड पर गिरी मिसाइल के बाद नेटो ने ईस्टर्न यूरोप में सेना बढ़ा दी है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को MLRS और गन की सप्लाई का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जर्मनी ने पोलैंड के एयर स्पेस की निगरानी की जिम्मेदारी भी ले ली है। इधर स्लोवाकिया ने भी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को डील के तहत और ज्यादा हथियार देने का ऐलान कर दिया है। यानी पोलैंड को थर्ड वर्ल्ड वॉर का पर्ल हार्बर बनाने के अपने प्लान में भले ही ज़ेलेंस्की कामयाब ना हुए हो, लेकिन इतना तय है कि रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उन्हें और ज्यादा ताकत मिल गई है। वहीं मुसीबत बनी रशियन मिसाइल से सुरक्षा के लिए यूरोप की सीमा पर कवच भी मजबूत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।